तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये आपसे काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिन्हें मैंने लिया है। और हाँ, ये जो लूसेंट है वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज के मैंने 30 क्वेश्चन रखे हैं और मुझे भरोसा है कि ये 30 क्वेश्चन के अंदर ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो जो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है वो है दृढ़ राज्य। ठीक है, क्या है दृढ़ राज्य? अगर मैं इन सारे क्वेश्चनों की आपको नीचे PDF में डिटेल्स दे दूंगा, यहाँ से आपने पढ़ लीजिएगा पूरी डिटेल देखो और आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे और आपने लिख लीजिएगा। और मैं जहाँ तक ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और 4 से 5 बार आप इसे देख ही लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा, भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। आगे के क्वेश्चन पर आते हैं तो ये है हमारा कि 1956 में राज्य पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। इनकी डिटेल भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने 14 राज्य जो बने थे वो कौन कौन से थे और 6 संघ राज्य बने थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है वो है एक संघीय सरकार की विशेषता। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। तो अगला, स्थानीय सरकारें आधार हैं। तो स्थानीय सरकारें किसका आधार है? तो ये लोकतंत्र का आधार है, आप सभी जानते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं तो यह उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रेटें जारी की जा सकती हैं? तो जो उच्चतम न्यायालय द्वारा है ये 5 प्रकार की रेटें जारी की जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। मैं बार बार बोला हूँ, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बस डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्नलिखित में से 7 वाला क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ। तो चलिए 7 वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 वाले क्वेश्चन की ओर चलें। तो 7 वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि अभिव्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाएगा? तो ये जो होगा वो होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ठीक है, अभिव्यक्ति कौन होता है? दोषी, जिसने कोई गुनाह किया हो। क्या वो अपने खिलाफ गवाही दे सकता है? तो ये नहीं, ये हमारे भारतीय संविधान में इन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। इसीलिए इस पर हमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी सारी छूट दे रखी हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन पर ये है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो ये किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड संविधान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो ये प्राप्त है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं नॉमिनेटेड 12 सदस्य, जो किसी भी विशेष कार्य के लिए, मतलब विशेष इन्हें मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रखे जाते हैं, जिन्हें किसी भी सामाजिक, शिक्षा, संस्कृति, लोक संस्कृति, खेल, जो इनमें एक्सपर्ट होते हैं और जो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा है कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ है। तो वो कौन है? आप सभी जानते हो, राष्ट्रपति है। ठीक है, अगले और आते हैं कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो ये भी सभी लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो इसमें से जो सही मिलान किया गया है वो किया गया है कि SDM जबलपुर के नागरिकों का अधिकार। इनके जो सही हैं वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सो वहाँ से आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो जो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो थी कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण 7वें विजय से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? लिया गया मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था?
तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे इसी के साथ 18वें क्वेश्चन पे, यूनानियों का भारत से बाहर किसने निकाला था, मतलब यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो सभी जानते हैं यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है चरक किसके राज चिकित्सक थे। इसमें काफ़ी सारे लोगों को शायद डाउट होगा और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इसका आंसर भी पता होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, तो वह कौन था, वह था, बताइए आप कौन था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि चुलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चुलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण जो है विजयालय ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता, तो इसमें से जो सही मेल नहीं खाता है वो है विक्रमादित्य चैतन्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज ने किया था मोहम्मद गौरी को पराजित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया, तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वां, गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बेईमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था, तो वो था हरिहर द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह है हमारा, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नाम अपने संस्मरण किस भाषा में लिखी हैं, तो ये लिखी हैं उन्होंने अपनी तुर्की भाषा में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 27, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, तो ये जोड़ती है पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो 28, इसमें दिया है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो जो सीमा नहीं लगती है वो नहीं लगती है असम की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, तो ये देश की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, नेपाल, चीन और नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। इसकी अफगानिस्तान नहीं बांग्लादेश के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। मेरे पास अभी मैप नहीं है, नहीं तो मैं देख के बता सकता था कि कैसे कैसे इसकी 3 देशों के साथ सीमाएं लगती हैं। बता देता हूँ कि यहाँ जो है वो लगती है भूटान के साथ, और यहाँ जो लगती है नेपाल के साथ, और नीचे से जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। तो ये यहाँ पर बसा हुआ है तीनों के बीच में। ठीक है, अगर माने तो इसे 7 सिस्टर्स का जो है इसे गेट भी कहा जाता है, 7 सिस्टर्स, जो कि यहाँ पर 7 बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। तो ये हमारा निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं, तो जो विषम पद है वो है हमारा वॉलसोन। ये जो तीनों हैं ये एक मैदान है जो कि नदी घाटी मैदान बोलते हैं, वो हैं, बस ये एक मरुस्थल है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगले 30 क्वेश्चन पे हम ऐसी बात करेंगे, उनमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं ऐसे कुल 1000 के समथिंग क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो आपको मैं कवर कराता चलूँगा। हर एक दिन नई वीडियो आएगी। हो सकता है आने में कुछ लेट भी हो जाए, बट आपके लिए वीडियो आती रहेगी। तो फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।